तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास के बाद आज जो मेरा क्लास स्टार्ट होगा यूनिट एंड डायमेंशंस होगा। क्या होगा? यूनिट एंड डायमेंशन। इसको कभी मेजरमेंट भी बोल सकते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिजिक्स में समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम PQ से शॉर्ट में लिखेंगे। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इट इज मेजरेबल क्वांटिटी। इट इज मेजरेबल, यानी कि क्या होता है, इसको हम मेजर, जो भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर है, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। वेट है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ETC, क्या तुम दुखी हो या खुश हो, तो दुख, कितना दुखी हो और कितना खुश हो, इसको मेजर कर सकते हैं, इमोशंस को मेजर कर सकते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ दी है, तुम दुखी हो, अपने दोस्त को बता, क्या यार मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ, तो कितना टेंशन, ये तो क्या है? टेंशन, इमोशंस, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते कितना, हाउ मच। लेकिन हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हम टेम्परेचर, कोई भी सब्सटेंस या कोई वस्तु कितना गर्म है, ठंडा है, उसको टेम्परेचर के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। प्रेशर सब मेजरेबल है। वेट, कितना वेट है। तो इस तरह से ये जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या हवा को मापा जा सकता है? यस, हवा को मापा जा सकता है। जिस लाइब्रेरी में तुम पढ़ते हो, जिस रूम में तुम रह रहे हो अभी, तो हवा का मास होगा, डेंसिटी होगा, वॉल्यूम होगा, तो ये सब क्या है? मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे समझते हैं, ये क्या होता है? बेस होता है, बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है। दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि बेस फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो एक नया क्वांटिटी निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आप बेस को, फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको सुनने में लगे फंडामेंटल, यानी कि जो फंडामेंटल है मतलब सत्य है, यही है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं? टोटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल 7 है, और इस 7 फिजिकल क्वांटिटी से ही जो नए क्वांटिटी बनाते हैं उसको ड्राइव करके, उसको हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिक्स में 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का भी अपना यूनिट होता है, और उस यूनिट को बताते हैं। उसमें भी यूनिट का अलग अलग है, MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, और लास्ट में पूरे दुनिया का सभी साइंटिस्ट लोग मिल करके एक कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें जब एक तय किया कि एक मानक स्टैंडर्ड बनाया जाए, जिसको हम स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, वो भी अब हम देखेंगे अभी। तो चलिए हम अभी देखते हैं फिलहाल कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी एक है, पहला है लेंथ, ठीक है। दूसरा है मास, तीसरा है टाइम, 4 में है इलेक्ट्रिक करंट, 5 में है टेम्परेचर, 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
और 7 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं तो उसको हम यूनिट के द्वारा मेजर करते हैं। और इस 7 फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो एक नया क्वांटिटी बनता है उसको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे एरिया हो गया, क्या हो गया, एरिया हो गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि एरिया तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो वो विड्थ भी क्या है, लेंथ ही है, तो एल स्क्वायर होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या होता है, मास तो केजी पर, आप इसको एलक्यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आगे में, मास को केजी से करते हैं और वॉल्यूम को एलक्यू होता है। तो स्पीड जैसे है v बराबर एस बाई टी, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, एल है और टाइम क्या है, टी है। तो इस तरह से हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं। वेलोसिटी है, डेंसिटी, इस तरह से हम निकालते हैं। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन क्या होता है, v बाई टी होता है। v बराबर क्या होता है, एस बाई टी, यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल बाई टी स्क्वायर होता है। इस तरह से पढ़ते हैं। अब इस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका हैंड है, हाथ है, आप पेन के सहारे से आप मेजर करते हैं। एक पेन है, दूसरा पेन, यानी कि हाथ को, अपने हैंड को मेजर किए कलम की सहायता से, तो थ्री टाइम्स हो गया। मतलब एक कलम यहाँ रखे, फिर दूसरा यहाँ रखेंगे कि आपका जो लेंथ है हैंड का वो 3 कलम के बराबर है, यानी कि 4 पेन के बराबर है। हो सकता है कोई व्यक्ति को पूछ रहे हैं कि दोस्त तुम्हारा लेंथ कितना हाथ का, तो वो किसी पेन से मेजर कर रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारा पेन अलग होगा साइज, उसका पेन का साइज अलग होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसी कन्फ्यूजन को क्रिएट से बचने के लिए, इसी कन्फ्यूजन से हटने के लिए हम लोग एक यूनिट को यूज करते हैं। यूनिट हो तो यूनिट जो हम यूज करते हैं, तो यूनिट में जो क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, कि एन होता है, यू होता है। ये वाला पार्ट जो होता है उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को बताता है, उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को बताता है, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, रिकल वैल्यू होता है। जैसे आपको कह रहा है ये टेबल का लेंथ जो है 5 मीटर है। इसका कहने का तात्पर्य हो गया, 5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये मीटर क्या है, ये यूनिट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो मेजर जो करते हैं किसी चीज़ का, फंडामेंटल क्वांटिटी का, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, एक यूनिट्स होता है उसका। अब तो नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि आपको बोलेंगे मार्केट जाओ 2 मीटर दूध ले आना, नहीं। तो सब के लिए है यूनिट डिफाइन है, कि लंबाई को अगर मेजर करेंगे तो हम लेंथ में करेंगे, और लेंथ जो होता है वो मीटर में होगा, और किसी किसी देश में उसको सेंटीमीटर में भी यूज करते थे पहले, किसी देश में पाउंड में यूज करते, पाउंड में। तो सभी देशों ने मिल करके उसको एक स्टैंडर्ड बनाया, जो आगे हम देखेंगे। तो मास को हम केजी में करते हैं, कहीं के ग्राम में करता था। तो ये जो
सारे फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको जो जिस मेजर जिस एक मात्रक जिस यूनिट से मेजर करते हैं उसे हम उस यूनिट में दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसका अमाउंट को बताता है, उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, और दूसरा पार्ट जो उसका होता है उसको उस पार्टिकल का उसका यूनिट को बताता है, मतलब क्या है, लेंथ है कि मास है कि टेम्परेचर है कि इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि अगर बोलेगा 10 एम्पियर का करंट है, मतलब क्या हो गया, 10 ये अमाउंट को बताता है, और ये क्या है, किसको बताता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये करंट है। 10 kg, तो ये उस न्यूमेरिकल वैल्यू, और किसके बारे में बता है, कोई मास रहा होगा, वो मास कितना मास, 10 मास, यानी कि तुम्हारा हाइट मेरे हाइट से 5 टाइम्स बड़ा है, मतलब 5 टाइम्स क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और मास टाइम्स बड़ा है, यानी कि आपको लेंथ या मास को इसके यूनिट से पता चलता है किस चीज़ का हम मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और उसका जो इस तरह से है। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो होता है ये MKS था, MKS सिस्टम, उसके बाद था CGS सिस्टम, और तीसरा था FPS सिस्टम। अब ये हालांकि ये नहीं चलता, MKS में क्या होता था, मास को M को लेंथ बोलते थे, और मीटर में, और ये किलोमीटर में मीटर में करते थे, लेंथ हो गया, और K को kg, और S क्या हो गया, सेकेंड को डिनोट करता था। CGS में ये सेंटीमीटर था, ये ग्राम था, ये सेकेंड था। FPS में फुट, पाउंड और सेकेंड, ये हमारा था। तो क्या था मेरा, लेंथ को हम किस में करते थे मेजर, मीटर में, और मास को केजी में, और समय को सेकेंड में मेजर करते थे। ठीक है, और CGS सिस्टम में क्या करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में, यानी कि इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, तो सही से लिखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट थे, MKS, दूसरा था CGS, तीसरा था FPS सिस्टम था। तो M क्या था, लेंथ था, जिसको मीटर में डिनोट करते थे, मीटर में मेजर करते थे। K क्या था, kg था, क्या था, मास था, और ये समय था, टाइम, जिसको हम सेकेंड में करते थे। CGS में ये लेंथ था, जिसको हम सेंटीमीटर में करते थे, और ये मास था, जिसको ग्राम में किया जाता था, और ये टाइम को सेकेंड में ही। उसी तरह FPS में इसको लेंथ को किस में करते थे, फुट में, P क्या था, मास था, इसको पाउंड में, और ये टाइम था, जिसको सेकेंड में मेजर करते थे। तो यहाँ दिक्कत क्या होती थी, कोई देश लेंथ को मीटर में मेजर करते थे, कोई देश लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे। यहाँ दिक्कत हो जाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, बहुत सारे चीज़ों को समझने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को समझ, साइंस वर्ल्ड को समझने के लिए, और दुनिया में जो और चीज़ें हो रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है, उसमें भी समझने में दिक्कत हो रही थी। जैसे आप बाहर से कपड़े मंगा रहे हो, बाहर से बहुत चीज़ कुछ सामान मंगा रहे हो जिसमें वेट है, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाता था। इसलिए सभी देशों ने मिलकर वहाँ के एक संस्था है, वो संस्था मिल करके उन्होंने डिसाइड किया कि हम क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड मानक बनाया जाए, जिसका नाम है SI यूनिट। उस स्टैंडर्ड मानक का क्या नाम है, SI यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट सिस्टम। इसमें क्या किया, मास को केजी में
लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड में माना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अमाउंट के बारे में बात होता है, जिसे मोल के बारे में होता है, इसको मोल बोलते हैं। मोल कंसेप्ट में पढ़ते होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हुआ मोल कंसेप्ट है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको सीडी कैंटला बोलते हैं। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में, ऐसा यूनिट क्या हो गया, केल्विन हो गया। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी कैंडला बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे मोल लिखते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड करंट है। को एम्पियर में, ये 7 फंडामेंटल यूनिट जिसका एसआई यूनिट ये है। अब इसी से निकला है डेराइव्ड यूनिट। आप इस डेराइव्ड यूनिट को इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए v बराबर s/t है, वेलोसिटी या स्पीड का लो। तो s क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ को तो मीटर में, समय को सेकेंड में। ये ड्राइव हो गया ना, ये भी ऐसा यूनिट हो गया। तो बोलेगा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, तो मीटर पर सेकेंड। उसी तरह एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बोलेगा एरिया का, तो ये क्या हो गया, ड्राइव यूनिट्स हो गया। इस तरह फोर्स, मास गुना एसिलेशन, तो मास का क्या होता है, केजी होता है। एसिलेशन क्या होता है, v/t होता है। v बराबर s/t होती है, t होता है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर। ये टोटल क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह डायमेंशन भी यहाँ पे निकालेंगे, आगे बताएंगे अभी। पावर क्या होता है, ये सब फार्मूला पूछता है, इसका डायमेंशन फार्मूला यूनिट्स वगैरह पूछ देता है, याद रखिएगा। पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर 1 बाय फिर सेकेंड है। तो क्या है, केजी क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप मेजर कर सकते। तो अब है एक 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है, क्या है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक है क्या, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है ये, एक है आपका प्लेन एंगल, जिसको रेडियन में डिनोट करते हैं, RD। दूसरा है सॉलिड एंगल। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि बाहर हल्ला हो रहा था। तो एक सॉलिड एंगल है जिसको एक्स्ट्रा रेडियन बोलते हैं, एक्स्ट्री रेडियन, इसको SR से डिनोट करते हैं। तो प्लेन एंगल क्या होता है, तो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल देखिए, अब मान लीजिए इस पॉइंट्स पे आप हैं, ए पे, ए से इस तरह से आप गए, आर्क बना लिए, तो सेंटर पे एक एंगल हुआ और यहाँ पे आप आर्क बना लिए। इसका ये सेंटर है जिसको 0 बोलते हैं, ये रेडियस हो गया R, और इस सर्कमफ्रेंस पे आप L डिस्टेंस गए। तो ये थीटा बराबर क्या होता है, L/R, यानी कि L/R यानी कि आर्क लेंथ
आर्क लेंथ बाय रेडियस ऑफ सर्किल, ये सर्किल बनेगा ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका एक्चुअली क्या होता है, रेशियो, एक्चुअली ये रेशियो होता है, रेशियो। बाद में डायमेंशन फॉर्मूला में देखेंगे, ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ ही है एक तरह से। ये एल आर्क है, ये एक तरह से रेशियो होता है, तो इसीलिए इसको रखें हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखें, जिसका होता है रेडियन। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। आइसक्रीम खाए हो ना, कौन, तो ये जो एंगल बनाता है सॉलिड 3D में, ये 3D होता है, 3D स्ट्रक्चर में होता है किसी सॉलिड बॉडी का। जैसे वाटरमेलन खाते हो, उसमें से जो चाकू से निकालता है, उस बीच में जो गैप होता है वो जो बनता है उसको, जैसे आप ये समझो ना, आइसक्रीम जो खाते हो आइसक्रीम, तो ये जो एंगल बनाता है इसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है ना, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, सॉलिड एंगल होता है एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, यानी कि ये एरिया ए, ये आर रेडियस है, यानी कि सॉलिड एंगल बराबर होता है एरिया बाय आर स्क्वायर, जिसको एस आर से डिनोट करते हैं। जैसे गुरुद्वारा में डोम होता है ना, गुंबद बना होता है, वो सॉलिड एंगल का ही उदाहरण है। तो इस तरह से हम क्या पढ़े, फंडामेंटल यूनिट्स करें, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े जो 7 है, और फंडामेंटल यूनिट्स से जो ड्राइव करके हम बनाए उसको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको फंडामेंटल ड्राइव यूनिट कहते हैं। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जिसमें प्लेन एंगल जिसको रेडियन में मेजर करते हैं, सॉलिड एंगल जिसको हम एक्स्ट्रा रेडियन एस आर से डिनोट करके बताते हैं, एक्स्ट्रा रेडियन से हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, थोड़ा सा क्वेश्चन का इधर उधर हो जाए। ये आपका बहुत सारे एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट आपको काम देगा। आप एक बार साइंस पढ़ लोगे तो फिर आप कोई भी एग्जाम में कहीं से आएगा तो आराम से पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि बीपीएससी नहीं है तो एसएससी है, रेलवे है, इस समय पूछता है। तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रेडियन टू डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर इस साइड आ जाएगा, तो 360 डिग्री बाय 2 पाई कट गया तो क्या हो गया 180 डिग्री बाय पाई, यानी कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई डिग्री। 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है 180 बाय पाई, ठीक है। उसी तरह है डिग्री टू रेडियन, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। अभी जितना सफिशिएंट है आपको जानने के लिए मैं उतना ही बता रहा हूँ, इसमें भी जाओगे तो पाई क्या है, रेडियन क्या है, ये सब अलग कॉन्सेप्ट है, उसको उतना में नहीं जाना है। बचपन हमको सिर्फ साइंस ही नहीं पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना होगा, तो जितना ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ाएं। ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो और कन्फ्यूज हो जाओगे फिजिक्स में। तो डिग्री 360 डिग्री बराबर ये किसी सर्किल पे क्या होता है 360 ही डिग्री बनाता है ना, तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 360, यानी कि पाई बाय 180 रेडियन। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए आपको बोल दिया 90 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180, तो सीधा डिग्री अगर दिया हुआ 90 डिग्री है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो 180 से, पाई बाय 180 से, तो क्या हो जाएगा रेडियन में आ जाएगा। यानी कि 2 डिग्री दिया हुआ तो इसको रेडियन में, तो 2 इंटू पाई बाय 180 से कर दो, ये रेडियन में हो जाएगा। इसी तरह डिग्री में है, तो रेडियन से डिग्री में करना हो तो मान लीजिए 2 रेडियन है तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, डिग्री हो जाएगा। यानी कि डिग्री को
यानी कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन दिया हुआ 2 रेडियन 5 रेडियन 3 रेडियन, तो उसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमको डिग्री दिया हो तो उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो जितना डिग्री, जैसे 5 डिग्री दिया रहेगा तो 5 × π/180, तो ये रेडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी था, फंडामेंटल सबका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला निकलता है। ठीक है, तो सबका क्या निकलता है, डायमेंशन फार्मूला निकलता है। मान लीजिए L लेंथ है, इसका एरिया है L × L, और कोई पार्ट वॉल्यूम है, इसमें कौन है, तो ये L हो गया। इसका क्या होगा, डायमेंशन L² हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या होगा, L, क्योंकि वॉल्यूम निकालना तो L × L, तो टोटल सब तो लेंथ ही है, तो लेंथ, तो डायमेंशन फार्मूला LQ हो जाता है। तो डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे इसमें क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला में होता क्या है, जैसे एग्जांपल लेंथ हो गया, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको L से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन फार्मूला को बिग ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं, लेंथ का L लिखते हैं। अब कहेगा स्पीड का, टाइम का क्या लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में करते हैं ना डिनोट, सेकेंड में करते हैं, और टाइम को हम T लिखते हैं, T से डिनोट करते हैं इस तरह से। मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं। जैसे स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस क्या है, L ही है, तो कैपिटल L लिखेंगे, बाय कैपिटल T लिखेंगे, तो इसको बिग ब्रैकेट में लिखते हैं L, और T ऊपर चला जाएगा तो LT-1, यानी कि स्पीड का जो डायमेंशन फार्मूला है ये LT-1 होता है। उसी तरह एरिया का बोलेगा, एरिया क्या होता है, L × L, यानी कि L², और ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया एरिया का। उसी तरह फोर्स का बोलेगा, फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बराबर जानते हैं कि मास × एक्सीलरेशन, और मास M को क्या लिखते हैं, कैपिटल M लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला में। एक्सीलरेशन क्या होता है, V/T होता है, ये M तो लिख दिए। V बराबर क्या होता है, S/T होता है, यानी कि लेंथ, V बराबर क्या होता है, S/T, यानी कि लेंथ और T का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला बिग ब्रैकेट देंगे MLT-2, यानी कि फोर्स बराबर क्या होता है, kg m/s²। तो kg को लिखेंगे M, और ये मीटर है इसको L लिखेंगे, और टाइम ऊपर चला जाएगा तो -T-2, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह वर्क है, फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, MLT-2, ये डिस्प्लेसमेंट L ही है, तो क्या होगा ओवरऑल ML²T-2, इसका डायमेंशन फार्मूला हुआ। तो इसी तरह से आप फार्मूला सबका पता होगा तो आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर आप IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो उसको अलग तरीके से बताया जाता है, अलग तरीक़ों से बताया जाता है, उसमें डेप्थ में नॉलेज बताया जाता है, आखिर डायमेंशन होता क्या है बहुत अच्छे से बताया। लेकिन हमको इतना जितना ज़रूरत है उतना ही हमको पढ़ना, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का क्या निकालो, ML²T-2, बिग ब्रैकेट डाल दिए, टाइम का T हो गया, तो ये इस तरह से लिख सकते हो
एल स्क्वायर टी पे टी का -3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावर का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो बहुत सारे फार्मूला है, उसको ड्राइव कर करके आप डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो, इम्पल्स का निकाल सकते हो। चलिए, इम्पल्स, मोमेंटम, ये सब का आप फार्मूला निकाल के आप देखिएगा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या पढ़ते हैं, डायमेंशन। तो हम लोग देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं, 7 है। तो फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे स्केलर क्वांटिटी में एक होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हम इसको अलग करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो है या तो वो स्केलर हो सकता है या तो वेक्टर हो सकता है। तो स्केलर किसे कहेंगे और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे वो देखते हैं। स्केलर जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वही जब हम बात वेक्टर की करेंगे तो इसमें डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, यानी कि होता है। और मैग्नीट्यूड जो है दोनों में होता है, कॉमन होता है मैग्नीट्यूड दोनों में होंगे। यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क, आप 20 जूल का वर्क किए, तो आप जो 20 जूल का वर्क किया तो किस डायरेक्शन में किया, कोई पता नहीं है वर्क किस डायरेक्शन में हुआ। तो वर्क क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह स्पीड, मान लीजिए कोई साइकिल है, वो आप साइकिल चला के स्कूल जा रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे हैं, तो आप 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किधर जा रहे हैं, आपका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। वही जब हम बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स लगा 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जैसा कि आपको पता है फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब मैग्नीट्यूड को इस तरह से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई घड़ी है, आपसे कोई पूछा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम हुआ, तो मान लीजिए आप 3 बज रहा होगा, तो आप बोलेंगे 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। ये जो 3 है ना, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसी तरह स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए वेक्टर में फिर देखते हैं आप वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड किसके डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में। यानी कि वेलोसिटी क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है, और ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो डायरेक्शन होना चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। लेकिन स्केलर में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए और एग्जांपल से हम समझते हैं। फिर लीजिए डिस्टेंस 15 मीटर, किस डायरेक्शन में 15 मीटर आप कवर किया। आप बोलोगे कि सर मैं आपके यहाँ आया हूँ 20 किलोमीटर की दूरी तय करके, तो पूछो किधर से आए, किस डायरेक्शन में, तो कोई पता उसका डायरेक्शन नहीं, तो क्या डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। वही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर का लेंथ है नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर बोले कि मुझे आपके यहाँ जाना, तो आप बोलोगे उस पॉइंट से, रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर नॉर्थ में आप चलेंगे तो मेरा घर आपको मिल जाएगा। यानी कि उसमें 10 किलोमीटर मैग्नीट्यूड बता रहा है और डायरेक्शन नॉर्थ की ओर बता रहा है, यानी कि डायरेक्शन भी बता रहा है। और 10 मीटर जो है, 10 किलोमीटर जो है वो मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और नॉर्थ की तरफ जो बता रहा है वो डायरेक्शन को भी डिनोट कर रहा है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है। तो उसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इम्पल्स, इम्पल्स किसको बोलते हैं, जब लार्ज अमाउंट में फोर्स कुछ ही टाइम के लिए लगता है तो उसको इम्पल्स बोलते हैं, यानी कि बहुत बड़ा फोर्स, तो फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स। देखते हैं बैट्समैन को, देखते हैं क्रिकेट खेलने के टाइम में बॉल उसके लगता है बैट्स पे, तो बहुत ही कम टाइम के लिए बहुत ही लार्ज फोर्स लगता है। जब छक्का लगता है तो कितना जोर से गेंद जाता है, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, कम टाइम के लिए फोर्स लगा, वहाँ कम टाइम के लिए फोर्स लगा, लार्ज अमाउंट में फोर्स लगा, तो हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, इसमें डायरेक्शन भी है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इम्पल्स का डायरेक्शन होगा। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, तो इम्पल्स जो होगा, इम्पल्स का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद है करंट डेंसिटी, इसको जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी होता है करंट बाय एरिया, यानी क्यू बाय टी बाय एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या है हम बताएंगे कि कैसे है करंट डेंसिटी। वहाँ जब फिर वही बात हम करते हैं करंट की तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। बात अगर करते हैं हम प्रेशर की तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये स्केलर है या वेक्टर है। तो चलिए आज हम समझते हैं करंट को, और प्रेशर से आप समझ पाएंगे कि वेक्टर और स्केलर का रियल मीनिंग क्या होता है। अभी तक तो सिर्फ हम ये पढ़ें कि वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है, और स्केलर वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से करंट को समझते हैं। क्या है करंट, करंट स्केलर है या वेक्टर, करंट आई। देखिए मान लीजिए एक वायर है, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वो 90 डिग्री के एंगल से एक और दूसरा वायर बनाता है जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, और रिजल्टेंट इधर जा रहा है, ठीक है। करंट ये एंगल 90 डिग्री बनाया है। तो वेक्टर के अकॉर्डिंग, अगर वेक्टर में, वेक्टर का जो होता है, दो वेक्टर कहीं है, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वेक्टर एडिशन रूल होता है। तो वेक्टर एडिशन रूल में होता है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका एडिशन का रूल होता है, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल होता है वो एंगल होता है वो उसका कॉस थीटा का होता है। तो ये वेक्टर एडिशन का रूल होता है √100। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, उस तरह से अगर आप वेक्टर एडिशन ऑफ रूल लगाओगे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ 3 का स्क्वायर हम ले लेते हैं, 3 एम्पियर का ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर 90 डिग्री है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया 16 + 9 है ना, 5 एम्पियर का करंट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 4 एम्पियर का करंट बह रहा है इधर से, 4 एम्पियर का इधर से, और इधर से जा रहा है 3 एम्पियर का। तो ये अलजेब्रिक एडिशन होता है यहाँ पे केवल, यानी कि 4 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, यानी कि 4 3 7 एम्पियर। अगर मेजर करोगे तो इस तरह से होगा। लेकिन वेक्टर एडिशन ऑफ रूल लगाओगे, वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपका 5 एम्पियर होगा, जबकि प्रैक्टिकली आप देखोगे तो 7 एम्पियर का होगा। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है। क्या है तीसरा, वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, रूल वेक्टर एडिशन। तो अब से समझिए, कभी भी वेक्टर और स्केलर की बात हो तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में नहीं जाना है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके बेसिस पे तो डिनोट करते भी, लेकिन कुछ जगह ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप देखेंगे जहाँ पे वो फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। तो आप समझ सकते होंगे, आप समझ गए होंगे करंट क्या है, करंट स्केलर क्वांटिटी। तो करंट क्या है, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो करंट को आप स्केलर में लिखिए। वही जब हम प्रेशर की बात करते हैं, किसी भी प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर P, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम प्रेशर बोलते हैं।
तो मान लीजिए इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर जो है हर वक्त सरफेस के नॉर्मल पे लगता है। प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर लगता है। कोई सरफेस ऐसा है नॉर्मल, तो अगर सरफेस इस तरह से तो प्रेशर ऐसे लगेगा। यानी कि प्रेशर का अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि सरफेस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, लेकिन सरफेस पे उसका डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि इस तरह का सरफेस है, इसमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ प्रेशर बन रहा है, यहाँ प्रेशर P1 लग रहा है और यहाँ पे P2 प्रेशर लग रहा है। इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको जनरल फिजिक्स में, जनरल साइंस में, बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा वेक्टर और स्केलर, और कुछ जगह ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे जो कि आपको कन्फ्यूज हो जाएगा, ये करंट में तो डायरेक्शन है लेकिन ये स्केलर है, आप कन्फ्यूज में कर दोगे। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, सब रटने के लिए बताएगा। लेकिन जब आप आईडी, जेई और हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेक्टर को और डिटेल से पढ़ा जाता है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, पैरेललोग्राम रूल्स होते हैं, टेंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, ये सब रूल्स होता है वेक्टर को समझने के लिए। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ यही समझना है। तो यहाँ पर बोलेंगे टोटल प्रेशर कितना है, तो टोटल प्रेशर बोल दोगे आप, टोटल प्रेशर बोलोगे कितना, P1 प्लस P1 प्लस P2। लेकिन अगर ये दो प्रेशर P1 और P2 है तो वेक्टर एडिशन रूल के अनुसार ये हो जाएगा, आपको टोटल प्रेशर ये हो जाएगा, टोटल प्रेशर P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर, इस तरह से आपका P1 P2 एंगल जो होता है इस तरह से होता है। तो वेक्टर के लिए अभी ये मत समझिएगा, अब याद रखिएगा वेक्टर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर कहलाती है। ठीक है, तो अब आज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उम्मीद करते हैं। ओके, तो चलिए वेक्टर खत्म हो गया, यूनिट डायमेंशन हम खत्म कर दिए। आगे का जो मेरा मोशन चैप्टर जो भी होगा आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए यहीं तक है आज का क्लास। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपको चाहिए तो कमेंट्स में आप लिखिए। कहीं कुछ आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको जस्ट रिप्लाई करूँगा।